नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। पब्लिक है सब जानती है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आजादी की लड़ाई पर दिए बयान पर विवाद अभी ठंडा ही नहीं हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजादी की लड़ाई में किसका कितना योगदान करके सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार ने संघ को निशाना बनाते हुए आजादी की लड़ाई में संघ का कोई योगदान नहीं था, यह बयान दिया। खड़गे पहले ही बोल चुके हैं कि आजादी की लड़ाई में विपक्षियों का कोई कुत्ता भी नहीं मरा। राहुल गांधी संघ पर लगातार कटाक्ष करते हैं। लालू यादव आरएसएस को पीएफआई से भी बदतर बता चुके हैं। दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवादियों को संघ से जोड़कर यहां पर आगे बात करते हैं और संघ की तुलना हिटलर और दीमक से कर चुके हैं। विपक्ष लगातार संघ पर हमले करता रहा है। संघ की विचारधारा को नफरत और हिंसा फैलाने वाली विचारधारा बताता है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों विपक्ष बार बार संघ का नाम लेता है? क्या विपक्ष संघ से खौफ खाता है? हमारा यह भी सवाल है, क्या विपक्ष के पास संघ के अलावा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? आज हम उस पर ही बातचीत करेंगे। लोकसभा की जंग जीतने के लिए संघ और आजादी की जंग ही क्या एकमात्र बड़ा मुद्दा है? आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बार बार आखिर आजादी की लड़ाई को लेकर आना संघ का कितना जायज है, इस पे ही हमारी खास चर्चा होगी। तमाम मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। क्या संघ और आजादी की लड़ाई से जीतेंगे 2024 की लड़ाई? नए भारत के लिए क्या किए हैं? भारत के लिए कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? क्या संघ के अपमान से मिलती है सियासी शांति? और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा? विपक्ष की जुबान पर बार बार क्यों आता है संघ का नाम? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। क्या संघ पर चोट से ही विपक्ष को मिलेंगे वोट? जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। आजादी की लड़ाई कब तक सियासत हाय? तो आजादी की लड़ाई और कब तक सियासत है, ये हमारे आपको बता दें कि कुछ 5 सवाल हैं जो हम पूछने जा रहे हैं। भारत 24 का पहला सवाल ये है कि क्या संघ और आजादी की लड़ाई से 2024 की लड़ाई जीतेंगे? सवाल ये भी है, ये हमारा दूसरा सवाल, कि क्या संघ के अपमान से मिलती है सियासी शांति? तीसरा सवाल भारत 24 का कि क्या आरएसएस के अलावा विपक्ष के पास कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है कि बार बार आरएसएस पर ही हमला करना है? चौथा सवाल, क्या संघ पर चोट से ही विपक्ष को वोट मिलेंगे? और पांचवा और आखिरी सवाल, सियासत के लिए आजादी की लड़ाई का इस्तेमाल आखिर कब तक? ये तमाम सवाल भारत 24 उठाता है। विपक्ष लगातार आपको बता दें कि आरएसएस पर हमलावर है। बहस की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि एक बार फिर आपको बता दें कि आखिर नीतीश कुमार ने संघ पर क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी नीतीश ने निशाना साधा। नीतीश और खड़गे ने आजादी की लड़ाई पर आखिर क्या कुछ कहा, सुनिए। तो देखिए, बयान काफी ज्यादा यहां पे दिए जा रहे हैं। बयानों का दौर चल रहा है क्योंकि 2024 का यहां पर चुनाव है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। आरएसएस का आजादी की लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं। आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान भी नहीं रहा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि नए भारत के नए पिता ने राष्ट्र के लिए क्या आखिर किया, क्या देश आगे बढ़ रहा है और कौन सा आखिर ऐसा काम हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं और किस तरीके से उन्होंने हमला बोला। हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने आखिर क्या कहा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रखे हैं नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी और यहां पर निशाना साधा। सवाल उन्होंने यह भी उठाया कि आपके घर में देश के लिए कोई कुत्ता तक मरा है,
ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है, ये भी सवाल उठाया। मोदी बाहर शेर की तरह बात करते हैं, अंदर चूहे की तरह चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल थे। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी कई हमले बोले। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आइए उनकी तरफ रुख करते हैं। प्रेम रंजन पटेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में मेरे साथ कनेक्ट होंगे। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। मयंक सिन्हा जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह संघ विचारक अब से कुछ ही देर में हमारे साथ, अब जानकारी मिल रही है, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मयंक सिन्हा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन नए वर्ष की शुरुआत से ही हमने देखा कि सियासी बोल काफी ज्यादा हावी रहे। नीतीश कुमार आरएसएस पर हमला बोलते हैं, वो हमने आपको यहाँ पे सुनाया भी, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या क्या उन्होंने बयान दिया। अब सवाल ये उठता है, आरएसएस पर हमला आखिर क्यों? एक गैर राजनीतिक संगठन जिसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस पर भी सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। जवाब दीजिए मयंक सिन्हा। देखिए, संदर्भ किया गया, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की पत्नी ने बोला था कि नए राष्ट्र के नए आपको बापू के लिए, तो ये तो आपको एक शेर से हम शुरुआत कर देते हैं। हुआ है सह का मुसाफिर फिर इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या। इतना भी चमचाई का हद मत कर दीजिए। बापू एक ही और एक ही रहे देश के, दूसरा कोई बापू नहीं ले सकता स्थानीय देश में। तो इस तरह चीजों का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आपने भारत के लिए किया क्या? आपके भारत में आपका कोई योगदान? आपका क्या कहना है, देश की आजादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा? कोई योगदान नहीं रहा है। हम अपने बाप दादाओं से सुने हैं कि इनको देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने देश में अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया, अंग्रेजों के साथ देते थे लड़ाई में। ये देश के लिए क्या सोचते? नहीं, तो सवाल तो मेरा यही है कि गैर राजनीतिक संगठन, उस पे आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? नहीं, सुनिए, क्या क्या समझा जाए? क्या वोट पोलराइजेशन के लिए ये सब हो रहा है? जी मयंक सिन्हा। कोई वोट का पोलराइजेशन का बात सुनिए। जहाँ भी चुनाव होता है तो क्या आरएसएस का लोग नहीं जाता है क्या बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए? तो उसका तो बीच के रूप में काम ही करता है। उसमें कौन सा बड़ा बात है? वो तो काम ही करता है उसके लिए आरएसएस के बिना बीजेपी है क्या? कुछ नहीं है। अब बीजेपी के बिना आरएसएस कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। उसमें कोई, और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा लोग सच्चाई कहा, इन्होंने देश के लिए क्या किया? आप देश की आजादी का अपने आप को हिस्सा नहीं मानते हैं? क्योंकि मैं ये मानती हूं कि ये हिंदुस्तान में हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग अपने आप को इस लड़ाई में मानता है कि वो उसका हिस्सा रहा है। ये देश अब आजाद है तो कहीं ना कहीं हर एक नागरिक का योगदान रहा है। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं मयंक सिन्हा जी? मीडिया इतना पहले मीडिया का काम होता था कि निष्पक्ष से बात करा। मैं आपकी बात कर रही हूं मयंक सिन्हा जी, मुझे जवाब ये दीजिए। इतना मीडिया कंट्रोल में है कि आप लोग कुछ अलग बोल ही नहीं सकते हैं। आप लोग के ऊपर इतना दबाव है कि जो आप लोग चाहे, जो लोग चाहेगा वही बोलिएगा आप लोग। और आप लोग को तो निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए। बड़ा आसान है मीडिया पे सवाल उठाना मयंक सिन्हा जी, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। मैं सिर्फ आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा सवाल पूछ रही हूँ। देश में देश की आजादी के लिए आप अपने आप को उसमें हिस्सेदार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भारत का हर एक नागरिक उसमें शामिल हुआ है। ठीक है, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, आप सीधा मीडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। जी, वादा जो उन्होंने किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दे दिए क्या? आपने सवाल पूछा? 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो दे दिए क्या? पूछा आपने सवाल? देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, झूठ बोलने की आदत उन्होंने देश को सिखाने का काम किया। ऋषि मिश्रा मेरे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पे। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीतीश कुमार जी के बयान को किस तरीके से देखते हैं? हमला बोला है, आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है उनसे, हमें जानकारी मिल रही है। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह संघ विचारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी,
क्या कहेंगे आप? बयानबाजी इस तरीके से हो रही है। सवाल तो ये है, जैसा मैं मयंक सिन्हा जी से भी सवाल उठा रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि देश का हर एक नागरिक आजादी की लड़ाई में बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि ये जो लड़ाई हमने जीती है। तो ऐसे क्या कहना कि आरएसएस पर जिस तरीके से इस पर हमलावर हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप बेहतर समझा पाएंगे इसको। देखिए, पहली बात तो मयंक जी की बात को मैं सुन रहा था, उन्होंने दो बातें कही। पहले मैं सिलसिले वार दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहले उन्होंने कहा जो भारत के जो नए राष्ट्रपिता हैं, पहली बात तो नए राष्ट्रपिता हो या पुराने राष्ट्रपिता हो, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसी शोभा नहीं देती, और खास करके नीतीश कुमार जी को। देखिए, जो नए राष्ट्रपिता की बात जो जहां से उल्लेख आ रहा है, उसमें आपको देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे भारत में तो हम तो मानते हैं कि हमारा देश 1947 के पहले ही एक राष्ट्र था। हालांकि देश और राष्ट्र में अलग डिफरेंस होता है। तो अगर देश जो है हमारे यहाँ राम थे, भगवान कृष्ण थे, महावीर थे, गौतम बुद्ध थे, वो सब अपने आप को भारत का सपूत मानते हैं। अगर वो अपने आप को भारत का सपूत मानते हैं, तो क्या देश जो है 1947 के बाद इसका जन्म हुआ है? ऐसा नहीं है। भगवान राम का, जिनका कि महात्मा गांधी स्वयं भगवान राम की ही बात करते थे, उनके अवधारणा भी राम राज्य की थी, उनके जो है अंतिम शब्द भी राम हे राम ही थे, और वे राम के नाम का उनका प्रिय भजन भी था। तो जो महात्मा गांधी थे, उनका खुद का मानना था, वो राम के प्रति ही उनके जो है लगाव था। और भगवान राम क्या कहते थे? न्यायम स्वर्णमयी लंका रोजते मया लक्ष्मण जननी जन्मभूमि स्वर्गीय। वो अपने आप को भारत का पुत्र मानते थे। तो यही तो रही बात, इसको आप जो है मत उठाइए, ज्यादा बेहतर होगा। चाहे आप जो नरेंद्र मोदी को लेकर ये बात कर रहे हैं ना कि न्यू जो है राष्ट्रपिता, उन्होंने अपने आप को सदा भारत माता का पुत्र ही माना है, और अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ कि उन्होंने कहा है। देखिए, जो भारत की लड़ाई थी उसमें सबका योगदान था, और जितने भी वहां पे शक्तियां थे जो कि राष्ट्र को समर्पित थे, वो सबका योगदान था। आपको देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार जी ने इसलिए किया था ताकि भारत को हम अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त करा सके। आप देखिए, सावरकर जी किस लिए जेल में बंद थे? हेडगेवार जी का क्या योगदान रहा था? आप नमक आंदोलन से लेके जो है, आप देखिए तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उन सब ने जो है, जो संघ के लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अगर इसी का प्रूफ ये होता है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि संघ की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त मेरे साथ ऋषि मिश्रा जी, आरजेडी प्रवक्ता, कनेक्ट हो चुके हैं। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? सवाल यही उठता है कि विपक्ष बार बार आरएसएस पर हमला बोलता है। सवाल यही है, क्या विपक्ष खौफ खाता है क्या आरएसएस से, संघ से? खौफ कोई मैडम खौफ कोई किसी से नहीं खाता। मैं पहले एक चीज और तो ऐसे बयान क्यों? जब कोई ऐसा गैर राजनीतिक संगठन जिसको चुनाव लड़ना नहीं है, तो उस पर आखिर हमला क्यों किया जाता है? सुनने का भी धैर्य रखिए मैडम। जी, मैं आपको मौका दूंगी, बोलिए, मौका दीजिए। अभी संघ के जो विचारक हैं, इन्होंने भगवान राम का नाम लिया है। भगवान राम आरएसएस और भाजपा के सिर्फ नहीं है, भगवान राम सबके हैं। इसलिए किसी तरह का कोई भी मन में शंका न रखे। और दूसरी बात, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का क्या रोल था मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हमारे सामने हैं जिसके बेसिस पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। 9 सितंबर 1945 में आरएसएस की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में फैसला हुआ था कि हम लोग अंग्रेज का विरोध ना करें, अंग्रेजों का विरोध ना करें, क्योंकि अगर अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो अंग्रेज हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हम पर बैन लगा देंगे। इसलिए हम लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं जात और धर्म के नाम पे, वो आरएसएस नहीं कर पाती। इसलिए ये लोग अंग्रेज के साथ थे। इन लोगों ने विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो आरएसएस का जो सैन्य वर्ग था, अंग्रेज के साथ थे। इसलिए इन लोगों ने अपने सैन्य वर्ग को ही खत्म कर दिया, जिससे कि ये अंग्रेजों को, इसलिए कि अंग्रेजों को ऐसा नहीं लगे कि आरएसएस हमारे विरोध में है। इसलिए आप जो है आरएसएस के बारे में जो बात करती है, और एक चीज, सिंपल चीज बताइए ना, आप भाजपा और संघ के लोग सीधा एक चीज बताएं कि इनको इतना समय क्यों लग गया नागपुर में देश का झंडा फहराने में? सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब दें। गोल मोल भगवान राम, महात्मा गांधी पर ना आए, सीधी बात करें। एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल भाजपा का है, वो बता दे कि उनके पूर्वज बीजेपी क्या होता है? आजादी की लड़ाई में क्या था? ऋषि मिश्रा जी, ओरिजिनल बीजेपी क्या हो जाता है?
ओरिजिनल बीजेपी, क्योंकि आप भाजपा जो है उसमें तो बहुत लोग इंपोर्ट किए हुए लोग हैं। अपनी तो इनकी हैसियत नहीं थी सरकार में आने की, जवाब दीजिए। तो इंपोर्ट किए हुए लोगों के साथ ये सरकार में आए हैं। विवेक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन 1945 की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरएसएस का उसमें कोई एक्टिव रोल नहीं था। देखिए, आपको शायद पता नहीं है, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई जो है विभिन्न तरीकों से लड़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे लड़ाई लड़ी जाए। सावरकर भी एक तरह से लड़ाई ही लड़ रहे थे। वो क्या किए थे, मुझे बताइए कि कौन से उन्होंने गुनाह किए जिसके लिए उनको दो जन्मों का कारावास हुआ था? आपके किसी नेता के खिलाफ ऐसा हुआ था? देखिए, लड़ाई लड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उसमें से 1925 से जब आरएसएस का जन्म हुआ उसके बाद से इन्होंने चुपचाप तरीके से लड़ाई लड़ा। और आप जो है अंग्रेजों के सामने खुलेआम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और जो आप 1945 की बात कर रहे थे, उसमें जो अगर आप देखिए, जो आप प्रथम विश्व युद्ध और दूसरी विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, उसमें जो है किन किन नेताओं ने सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। देखिए, ये सब चालें होती है। लड़ाई आपको जो है कभी कभी पीछे में रह के लड़ना पड़ता है। हर एक कार्यकर्ता जो कि संघ का जो है आदमी था, वह लड़ाई लड़ रहा था और अपने तरीके से लड़ाई को लड़ रहा था। आपको बता के, क्योंकि आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है तो आप बता रहे हैं, देखिए लड़ाई बिल्कुल लड़ी गई थी और डंडे की चोट पे लड़ी गई थी, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका अलग था। और वही जो हेडगवार जी ने भी किया। अगर एक मुझे बात बताइए, आपने सुखदेव का नाम सुना है? जो हमारे सुखदेव जी थे, जो लड़ाई के सबसे बड़े जो है, उन्होंने अपने आप को जो है कुर्बान कर दिया। और हेडगवार जी का जिक्र हो रहा है तो मुझे वो भी दौर याद है जब 1962 में नेहरू जी ने उनकी नीतियों से प्रभावित होकर गणतंत्र दिवस पर 3000 आरएसएस कार्यकर्ताओं को इनवाइट किया था। इस पे क्या कहेंगे ऋषि मिश्रा जी, मयंक सिन्हा जी? देखिए मैडम उनको अपनी बात रखने दीजिए। आप अपनी बात क्यों रखती हैं? उनको बोलने दीजिए। जवाब का पूरा समय दे रही हूँ, आपने अपनी बात दीजिए। ऐसा मिश्रा जी, अरे आप जवाब दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। आप मैं 3 नेताओं का नाम लेता हूँ, वो बड़े नेता थे, पहले बताइए, आप कहिए कि जो नेहरू जी थी गलत थी क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 1963 में बुलाया था। आपने कहिए कि जो इंदिरा गांधी थी वो गलत थी क्योंकि उन्होंने जो है इस टाइम जो है जारी किया था के नाम पे। आप सरदार पटेल को गलत की, जिन्होंने जो है भूरी प्रशंसा की थी। और जो है हेडगवार के साथ जाके महात्मा गांधी ने स्वयं जो है दिल्ली में आरएसएस की भूमिका को जो है उन्होंने जो है प्रशंसा किया था। तो अब इसका जवाब दीजिए। नेहरू जी ने भी तो उनकी नीतियों से प्रभावित होकर उनको बुलाया था गणतंत्र दिवस के अवसर पे परेड पर। सुनिए ना, प्रधानमंत्री, अरे पहले बात सुनिए ना। अभी प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी खुद प्रधानमंत्री से मिले थे। तो ये तो राजनीति में चलते रहता है। दूसरी बात, जो आप ये बात कर रहे हैं, हमने बोला था, विवेक सुन लीजिए, हमने बोला था जब अमृता पंडित तो ये बात बोली थी कि नए पिता पर मैंने उनको बात ये बोला था कि इतना भी संशय मत कीजिए, वो शायर उनके लिए, ठीक है ना, इतना भी वो संशय कर रही थी, वो काम कुछ करते क्या बोले थे? काम अरे पहले बात बोलिए ना, अरे बात सुनिए मत करो, पहले आप बताओ, आपने नए पिता की बात किया था, आपने क्या किया था? आप अभी बोलिए। हमने नए पिता का बात किया था। आपके पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने बोला कि नए राष्ट्र के नए पिता किसके बारे में बोला था? हमने तो उन्हीं को बोला, उन्हीं को कटाक्ष किया। नरेंद्र मोदी सदा अपने आप को भारत का पुत्र मानते हैं, वो अपने आप को भारत का पुत्र मानते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं। लोगों को समझ आता है भारत माता की जय क्या होता है? नरेंद्र मोदी हरदम जो है भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता का पुत्र मानते हैं। अगर आपको पता नहीं है, आपको ऐतिहासिक बातें नहीं पता है, आपके नेता क्या बोलते हैं आपको नहीं पता है, ना आपको पता है, आपको देश के बारे में कुछ सोचना नहीं है। नए भारत को, पुराना भारत जो था ना, उसको तो यार आपने खत्म ही कर दिया। बेरोजगारी दर जो था 8.28 हो गया। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15-15 लाख रुपए देने की बात की। बेरोजगारी टॉप पहले 60 पैसा पर किलोमीटर लगता था। ऐसा बयान कभी नहीं दिया गया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो है पेट्रोल। ठीक है, चलिए सवाल मेरा यही है कि आरएसएस पर आखिर निशाना क्यों? संघ पर आखिर चोट से ही क्या विपक्ष को वोट मिलेंगे? सवाल यही है। इस वक्त मेरे साथ डिबेट में पैनल में प्रेम रंजन पटेल जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो कनेक्ट हो चुके हैं। प्रेम रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है संघ पर, उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड यहां पर क्या है?
अब देखिए, नीतीश कुमार अपना पाला बदलते रहते हैं, कब क्या बोलेंगे, और उनका कोई बात का मायने अब रह नहीं गया है। कभी संघ की बड़ाई करते हैं, संघ का पूरा वो कार्यक्रमों में भी शरीक लेते हैं, और कभी संघ के खिलाफ बोलते हैं। तो उनके कोई विचार का नहीं है। जिस राज्य को जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए सब लोगों ने मिलकर करके आंदोलन लड़ा था, नीतीश कुमार को हम लोगों ने आगे किया था, उसी जंगल राज के गोद में जाकर के नीतीश कुमार बैठ गए। तो अब तो भाषा तो उनकी वही होगी, उसी प्रकार की भाषा बोलेंगे। अब जंगल राज के जो प्रणेता हैं लालू यादव जी के रहमो करम पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री रहना है उनको, और उन्होंने जिस प्रकार से राजद के द्वारा दबाव पड़ रहा है कि जल्द से जल्द छोड़िए, मार्च से पहले आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए, इसी बात को लेकर के आए थे। जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि आप बड़ा पद चाहते हैं तो बड़े पद के लिए बीपी सिंह की तरह छोटे पद का त्याग कीजिए। तो इनके ऊपर दबाव है मुख्यमंत्री का, तो संघ के खिलाफ बोल कर करके उस दबाव को कम करना चाहते हैं। लालू यादव करना चाहते हैं, कांग्रेस को खुश करना चाहते हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन ताकतों को वह खुश करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जब जहां रहेंगे वो ऐसी भाषा बोलते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तो मेरे साथ, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ज्योति कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता। कांग्रेस को खुश करने की नीतीश की ये कोशिश है, हालांकि साफ तौर से उन्होंने क्लियर तो नहीं किया कि राहुल गांधी को सपोर्ट करते कि नहीं, क्योंकि जैसे ही पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया कि विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद के लिए वो राहुल गांधी होंगे, और उसके बाद देखिए बयानों का दौर शुरू। सवाल यही है ज्योति कुमार जी मेरा, क्या इस वक्त विपक्ष पूरा एकजुट होकर, जैसा कि नीतीश जी ने भी बयान दिया, राहुल गांधी का भी हमने बयान सुना था संघ के ऊपर, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि महिलाएं तो है ही नहीं उसमें, तो जय सिया राम तो हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगे, क्या विपक्ष क्या ये एक रणनीति बना रहा है कि आरएसएस पर हमला बोले ताकि वोट को अपने पाले में लाए? ये आरएसएस को पर हमला बोलने की कोई बात नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र विरोधी पार्टी है, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी बता देना चाहता हूं कि ये सावरकर ही थे जो अंडमान और एरवडा जेल से छूटे थे मर्सी पिटीशन पर। और जब वो मर्सी पिटीशन पर छूटे थे तो इस शर्त पर छूटे थे कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में, लड़ाई में वो आरएसएस भाग नहीं लेगी। तो आप जो हिंदू राष्ट्र विरोधी की जो कांग्रेस पार्टी की जो बात कर रहे हैं, तो अपने गिरबान में देख लें इतिहास क्या बोलता है। और बता दें आपको, ये वही है, वही आरएसएस है, ये वही आरएसएस है जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में जब पूरे देश के लोग, हर समुदाय के लोग, हर जात के लोग, गरीब अमीर सारे लोग उस लड़ाई में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले थे, वहीं पर ये आरएसएस के लोग क्या करते थे कि वो ब्रिटिश सेना में लोगों को बोलते थे कि जाकर आप ज्वाइन करो। किसके खिलाफ? अपने ही देश के फ्रीडम ब्रिटिश के मूवमेंट में जब हम लड़ने के लिए सेना तैयार कर रहे थे, तो वो ब्रिटिश के सेना में तैयार होने के लिए हिंदू महासभा को बोलते थे जाने के लिए। तो जो जिसको ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र विरोधी पार्टी है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी, बताएं आप, ये इस सारे फ्रीडम मूवमेंट में शुरू से अंत तक जो है सो कांग्रेस पार्टी लगी रही, कितने बलिदान दिए, इनके पास तो कोई नेता ही नहीं रहे, चाहे वो सावरकर है, गोलवलकर है, सारे लोग इस देश में ब्रिटिश मूवमेंट के अगेंस्ट अपना काम करते रहे, और ये ब्रिटिश के साथ मिलकर साजिश करते रहे। और ये बीच में बोलने का जो आदत सीख लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, साजिया जी थोड़ा इनको बंद कराएं। जब उनको बोलने दिया जा रहा था तो हम लोग चुपचाप शांति से सुन रहे थे। कांग्रेस के ज्योति कुमार जी, मुझे भी कुछ, आपने मूवमेंट का जिक्र किया तो खिलाफत आंदोलन भी है, असहयोग आंदोलन भी है, जिसमें आरएसएस की भूमिका रही है, और मुझे तो ये भी याद है कि सभी में प्रथम एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट भी है, एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट भी है, उसमें भी आरएसएस कहीं नहीं दिखा था। सवाल यही है, नेहरू जी ने तो उनकी नीतियों से प्रभावित होकर 3000 कार्यकर्ता को भी बुला लिया था परेड में। क्या वो दौर याद है 1963 का आपको? इसके बाद मैं बीजेपी से प्रतिक्रिया लेती हूं जी। मैं आपको जवाब दूं जी। साजिया जी, मैं जवाब दूं जी। करिश्मा जी। साजिया,
अच्छा, करिश्मा जी हैं। अच्छा। जी ज्योति कुमार अच्छा, जी जल्दी मैं अपनी जवाब बात दूं? रखिए, मुझे आगे भी मेहमानों के पास जाना है। जी हाँ जी जी हाँ, तो जनवरी 26 1930 में जब जवाहरलाल नेहरू हर घर में तिरंगा फहराने की बात कर रहे थे और हाथ में लेने की बात कर रहे थे, उसी समय हेडगवार जी भगवा का झंडा बोलते थे। और 2002 तक तो आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा तक नहीं लगता था। ये तो 2002 के बाद वो देश के का तिरंगा झंडा लगने लगा और अपने को वो नेशनलिस्ट बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी को राज विरोधी पार्टी बोलते हैं। 2 बार आजादी की लड़ाई में 2 बार उनको जेल जाना पड़ा है, 1921 में, और उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा अंग्रेजों ने चलाने का काम किया था। उसके अलावा जंगल कानून को तोड़ने के एवज में उनको 1929 में भी जेल जाना पड़ा था। 2 बार हेडगेवार जी को जेल जाना पड़ा था। और जब वो जेल गए थे, उन्होंने अपने सरसंघ चालक के पद को त्याग दिया था कि आजादी की लड़ाई के लिए अगर इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी अगर त्यागने का, तो वो भी दूसरे व्यक्ति को जेल जाने से पहले सरसंघ चालक के पद को उन्होंने दिया था। 1942 में आंदोलन हुआ, नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुई, उसमें हमारे स्वयं सेवकों ने, आरएसएस के स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया था उसमें, और उसमें बड़ी संख्या में लोग उसमें शरीक हुए थे, सत्याग्रह में शरीक हुए थे। हर वक्त जो है जब भी देश की आजादी के लिए आवश्यकता पड़ी है, आरएसएस स्वयं खड़ा रहा है। केवल कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूछ ले कि हेडगवार जी को क्या लोग बोलते थे उस समय, उनको पता भी है हेडगवार जी को क्या बोलते थे। हेडगवार जी को डॉक्टर जी बोलते थे। अब चुप रहिए प्रेम रंजन पटेल जी, अब बोलने दें हमें आप। उससे कांग्रेस को देश की सत्ता की बागडोर संभालने के लिए, और आज तक उसी की नाम ले रहे हैं कि हमने आजादी दिलाई। अरे आजादी में एक भारतीयों का योगदान था, सभी ने मिलकर देश को आजाद कराने आजादी देश की जनता ने दिलाई है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता उसमें अग्रसर होकर काम कर रहे थे। कांग्रेस के कारण देश आपके तरह माफीनामा नहीं मांग रहे थे। आपके तरह जेल से छूटने के लिए माफीनामा नहीं मांग रहे थे। ये देश का बंटवारा नहीं होता। आप देश का करिश्मा जी, आप मेरा जवाब ले लें कांग्रेस पार्टी का। देश की जनता में क्या आरएसएस नहीं आती है क्या? सरदार पटेल, ज्योति कुमार जी, हर एक देश की जनता ने आजादी दिलाई है तो सभी का इसमें योगदान होगा ना, सभी का योगदान होगा ना। तो आखिर ऐसा क्यों कहना कि उनका योगदान नहीं था? बहरहाल दो गेस्ट मेरे साथ और जुड़े हुए, ऋषि मिश्रा जी भी मेरे साथ कनेक्ट हैं। वही बात बोल रहे हैं, आप अपनी बात वही बात बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के भी वही बात बोल रहे हैं। आप जवाब तो लें, पहले जवाब लें आप, तो बोलिए चुप रहने के लिए। सत्ता प्यारी थी, देश से कोई मतलब नहीं था, देश उनके लिए सर्वोपरि नहीं था। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी उनको भी बोलने का मौका दीजिए। आप जवानों का कत्ल करवा दिए, बात बतिया रहे हैं, पुलवामा पर अटैक करवा दिए और जवान शहीद करवा के देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं। आप देश की बात कीजिएगा। करिश्मा जी मुझे बोलना है। देखिए अभी लगातार देखिए करिश्मा जी भी बोला गया, सावरकर जी के बारे में बोला गया, हेडगवार जी के बारे में बोला गया है। देखिए यहाँ पे आपको एक सेकंड, आपका क्या योगदान है? क्या योगदान है देश का? आरएसएस का क्या योगदान है देश का आजादी में? क्या योगदान है बताइए ना। मुखबारी करते थे अंग्रेजों का, मुखबारी करते थे अंग्रेजों का, अंग्रेजों का साथ देते थे। चलिए बिल्कुल विवेक जी, मैं लौटूंगी आपके पास और आप सभी के पास मैं लौटूंगी। तो आजादी की लड़ाई कब तक सियासत है, इसको लेकर लिखिए। लगातार बयानबाजी हो रही है, सवाल कई उठ रहे हैं कि आजादी की लड़ाई को लेकर इसमें कितना आपको इस समय जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि आजादी की लड़ाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट, एक बार फिर से उनकी तरफ मैं रुख करती हूँ। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी प्रवक्ता, ज्योति कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ मयंक सिन्हा जी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा ऋषि मिश्रा आरजेडी प्रवक्ता और प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह संघ विचारक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आप कुछ बात रखना चाहते थे, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप अपनी बात रखें। और जो ये आजादी की लड़ाई में जो ये आखिर श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कि देश को आखिर आजादी किसने दिलाई। लेकिन सवाल यही है कि जब ये एक तरफ कहा जा रहा है कि देश को आजादी जनता ने दिलाई है, तो जनता में तो हर एक सदस्य मौजूद है, तो आखिर ये श्रेय लेने की होड़ क्यों? विवेक जी।
देखिए करिश्मा जी, आजादी की लड़ाई में सबका योगदान है, चाहे वो आरएसएस के हो चाहे कांग्रेस का भी मानता हूँ, सबका योगदान है और किसी का नकारना ठीक नहीं। लेकिन अभी जो है शो में दो बातें कही गई और मैं देखिए उस बात में मैं जाता हूँ हेडगेवार और जो है आरएसएस पे, लेकिन इसके पहले मुझे जानना है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी, ज्योति जी ने कुछ बात कही है। अगर मैंने इनसे पूछा कि कांग्रेस का जब जो है शुरुआत हुआ था तो उसमें कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था, आपको पता नहीं? मीन्स कांग्रेस को किसने शुरू किया, आपको उसके बारे में नहीं पता है। नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री 1947 के पहले कब बने थे, आपको शायद ये भी नहीं पता होगा। जब आपको इतिहास का ज्ञान ना हो तो समस्या तो आती ही है। रही बात, मैंने सावरकर जी के बारे में बहुत गलत कहा। सावरकर जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनको 50 साल की सजा मिली थी, जो कि सेलुलर जेल में कांग्रेस का कोई भी एक नेता एक दिन नहीं रह सकता था। वहां पे आपको कोल्हू में जो है बैलों की तरह पेरा जाता था। ज्योति कुमार जी और विवेक जी को स्क्रीन पे लाइए। ज्योति कुमार जी जवाब भी दीजिएगा। हेडगेवार जी ने क्या किया है, आपके जो ऐसे जवाहरलाल नेहरू जी ने ना सुबह लेटर लिखना और शाम को लेटर लिखना, ऐसे वहां पर फैसिलिटीज उनको नहीं थी। रही बात उनका कितना किलो जो है वजन कम हो गया था, और महात्मा गांधी से लेकर जेल जो नेहरू जी थे, उनके बाद इंदिरा गांधी थे, उनके बाद पटेल जी थे, सबने जो आरएसएस के काम की प्रशंसा की है। पूरी दुनिया इस बात को मानते हैं सबसे बड़ा जो है संगठन है जो कि सामाजिक कार्य को करता है। और अगर आप उसके रोल को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कहीं ना कहीं समस्या आपके यहाँ पर है। और रही बात नीतीश कुमार को जंगल राज खत्म करना था, आपको शराबबंदी ठीक से लागू करनी थी, आपको बिहार का विकास करना था, आपने तो कुछ कर नहीं पाए हैं। तो अगर आपने अपने काम को नहीं ठीक से कर पाया है तो उसका ठीकरा अगर आप ऐसे छोड़ेंगे आपको उल्टा आपको नुकसान है। ज्योति कुमार जी सवालों का जवाब दीजिए। विवेक जी कह रहे हैं कि इतिहास को आपने ठीक तरीके से पढ़ा नहीं। आप नीतीश कुमार जी ने, अब सुन लीजिए आप नीतीश कुमार जी ने बयान दिया कि आज के जो हीरो बनते हैं उनका कोई योगदान नहीं था और आरएसएस के किसी लोगों का भी फ्रीडम मूवमेंट में योगदान नहीं था। तो चर्चा जब इस पर आप कर रहे हैं तो आप ये जिन लोगों को आप बुलाती हैं वो कहां से कहां चले जाते हैं। अब मैं आपको बात बताना चाह रहा था पटेल जी के जवाब पर, आपने मेरा जवाब नहीं लिया। 1930 और 31 में जब मूवमेंट जो अनरेस्ट मूवमेंट था उस समय हेडगेवार जी के पास कुछ लोग गए थे, हिंदू महासभा के कुछ लोग गए थे, बोले थे कि इस फ्रीडम मूवमेंट में लोगों को आरएसएस और संघ के लोगों को भाग लेना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। तो पता हेडगेवार जी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि तुम्हारे परिवार को कौन देखेगा, ये बाकी चीजें कैसे चलेगी। वो खुद तो उसमें गए थे, लेकिन आरएसएस से बाहर, संघ से बाहर जाकर उसमें भाग लिए थे, लेकिन हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों को रोक रहे थे उसमें जाने के लिए। ये फैक्ट है, ये फैक्ट मेरा नहीं है, ये श्री गुरुजी समग्र दर्शन वॉल्यूम 4 पेज नंबर 39 के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूं। और ये जो बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू का क्या था? अरे आपके पास तो आदमी नहीं है कि मूर्ति लगाएं। कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर मूवमेंट के लोगों को लेकर तो आप मूर्ति बना रहे हो, देश में चर्चा करते हैं। आज सरदार पटेल कौन है? सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। आप सुभाष चंद्र बोस कौन थे? वो कांग्रेस पार्टी के नेता। आप तो सोचिए कि आपके नेता कैसे हैं कि आप सावरकर का स्टैच्यू तक नहीं लगा सकते हैं, आप गोलवलकर का स्टैच्यू तक नहीं लगा सकते। कांग्रेस पार्टी तो ऐसी है जिसके नेताओं को आप गौरव करके स्टैच्यू लगा के और देश का नाम बढ़ा रहे हैं। इसमें प्रेम रंजन पटेल को भी मैं इस डिबेट में इंक्लूड करना चाहूंगी। प्रेम रंजन पटेल और ज्योति कुमार सिंह जी, सवाल मेरा ये है कि आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल लाना कि आखिर किसने आजादी दिलाई, संघ की उसमें क्या भूमिका रही, क्या ये महत्वपूर्ण है? प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन पटेल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ज्योति कुमार जी आपसे ही मैं ये सवाल लूंगी, लेकिन मयंक सिन्हा और ऋषि मिश्रा जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, दोनों से मैं ये सवाल लेती हूं। सबसे ये मेरा सवाल है, क्या आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सवाल ये है कि क्या ये महत्वपूर्ण है कि देश को आजादी आखिर किसने दिलाई और संघ पर हमला बोलना? मयंक सिन्हा जी सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए। ऋषि मिश्रा जी। जी क्या कहेंगे सर? पहली बात एक चीज समझ लीजिए जी, एक चीज हम लोग आज क्यों बहस कर रहे हैं, सवाल तो ये आखिरकार आरएसएस पर सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि
आरएसएस वाले ये हमेशा कहते हैं कि देश के लिए वो लोग जीते मरते हैं। तो आजादी से पहले इन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, ये चीज साबित हो चुका है। आप उनसे सिर्फ एक सवाल करिए ना, 1942 किसने साबित किया इसको? किसने साबित किया? ऋषि मिश्रा जी, किसने साबित किया इसको? मुझे बताइए, कौन कौन इसको प्रमाणित कर रहा है? आप क्यों परेशान हो रही हैं? उनको मैं परेशान नहीं हूँ ऋषि मिश्रा जी, परेशान इस वक्त विपक्ष है, परेशान इस वक्त विपक्ष है। मैं तो कह रही हूँ हर एक दल का, मैं तो कह रही हूँ हर एक दल का, हर एक व्यक्ति का, देश के हर एक नागरिक का योगदान है। मैं परेशान नहीं, उस वक्त विपक्ष परेशान है जी। एज अ ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का कोई रोल नहीं था। मेरा सीधा सवाल था आपसे, मेरा सीधा सवाल है आपसे। आपने बोला कि ये साबित हो गया कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। करिश्मा जी, उनको ऋषि मिश्रा जी, ठीक है, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, पर्याप्त मौका दूंगी। मेरा बस सीधा सवाल ये है, सीधा सवाल। क्यों जवाब दे रही है भाजपा की तरफ से? ऋषि मिश्रा जी, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप मीडिया पर सवाल उठाएं और आप ये कह दें। नहीं ऋषि मिश्रा जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, लेकिन बस मेरा एक सवाल है। आपने बोला ये साबित हो चुका, ये साबित हो गया, आपने बोला ये साबित हो गया कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। मेरा सवाल ये है, किसने साबित किया? करिश्मा जी धैर्य रखिए, सुनने की धैर्य आप रखिए, सुनने की। सवाल सुनी नहीं रहे हैं मैडम, सवाल सुनी नहीं रहे हैं मेरा। सुनने का धैर्य रखिए। ऋषि जी, आप तो मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे। जब सवाल सुनेंगे नहीं तो जवाब कहां से देंगे? आप धैर्य रखिए, सवाल मेरा सिर्फ ये है। आपने बोला साबित हो गया, साबित किसने किया? वाले जवाब देंगे, आप क्यों जवाब दे रही है? साबित किसने किया? अरे आजादी में आखिर सवाल उठ रहा है ना, उनमें 1942 के आंदोलन में वो कहा थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? सीधा सीधा उनसे सवाल पूछिए कि आपने क्यों नहीं साथ दिया। वो अगर है तो उनसे पूछिए ना आप। ठीक है, और हमारे जो साथी है भारतीय जनता पार्टी के साथी है, हमारे मुख्यमंत्री पर सवाल कर रहे थे। अरे सर, भारतीय जनता पार्टी की जो हैसियत बनी है हमारे राज्य में मुख्यमंत्री के बदौलत, नहीं तो कौन पूछ रहा था भारतीय जनता पार्टी को बिहार में? अच्छा। और हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2000 पहले वाली जो उनकी हैसियत थी उसी पे लाके खड़ा करेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी, जवाब दीजिए। परेशान ना हो। हाँ, मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के लोग जरा बताएं कि अगर कांग्रेस देश की आजादी के लिए बनी थी तो फिर आजादी के उपरांत उस कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं भंग किया गया? उसको आप अपनी जागीर की पार्टी बना करके रखे। आप देश को समझ लिए कि हमारी जो है पूरी हमारी हो गई और हम जो चाहेंगे वही करेंगे। देश चाहे जहां भी जाए, देश को आपने तोड़ तोड़ करके टुकड़े टुकड़े में बांट करके रखा केवल अपने सत्ता के लिए। कश्मीर को आपने कब, जब सरदार पटेल ने विलय पत्र पर राजा हरि सिंह से हस्ताक्षर करा लिया था, और वो भी आरएसएस के समर्थन के कारण, और उसके बावजूद आपने उस कश्मीर को आपने क्यों नहीं विलय कराने का काम किया? कांग्रेस को क्यों अलग रखा? धारा 370 और 35A के माध्यम से एक देश के अंदर में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान क्यों बना करके रखा? ये कांग्रेस टुकड़े टुकड़े करके केवल देश पर, सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, राज करना चाहती थी। उसको देश से कोई मतलब नहीं था। देश से अगर मतलब था, देश की लड़ाई के लिए लड़न अगर कोई, ऋषि मिश्रा जी, जो आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे 2024 का, तो मैं क्या ये समझूं कि 2024 की बिसात बिछाई जा रही है? लड़ाई के लिए ऋषि मिश्रा जी ने अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से और हर समय लड़ाई लड़ने का काम किया। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, चलिए ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। विवेक सिंह जी जो सवाल आरएसएस पर उठा रहे थे और कुछ समय पहले ऋषि मिश्रा जी जिक्र भी कर रहे थे 2024 के इलेक्शन का, तो क्या समझा जाए? क्या ये कहीं ना कहीं एक बिसात यहां पे बिछाने की कोशिश हो रही है? विवेक जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं।
उन्होंने ये साफ तौर से आरएसएस पर हमला बोला कि संगठन का आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस ने आखिर क्या कुछ काम किया है, मतलब संगठन, उन्होंने साफ तौर से ये कहा आरएसएस का स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। सवाल ये है क्या विपक्षी खेमा क्या घबरा गया है, क्या खौफ में आ गया है? आजकल चारों तरफ मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है, यह भी उन्होंने कहा। नए भारत के नए पिता से मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने आखिर क्या किया, देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने कुछ किया है? सवाल उठाया क्या देश आगे बढ़ा है और कौन सा काम हुआ है, क्या सिर्फ प्रचार ही हुआ है, यह भी सवाल उन्होंने उठाया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी कई सवाल यहां पे आरएसएस पर उठाए। नीतीश कुमार ने आखिर क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। जिनका हुआ क्या, कहीं तो कुछ हुआ नहीं है, खाली प्रचार प्रसार। और आप सोच लीजिए जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? प्रेम रंजन पटेल मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रेम रंजन पटेल जी, क्या कहेंगे आप? एक तरफ यहाँ पे नीतीश कुमार ने हमला बोला है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि नए राष्ट्रपिता से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या हुआ, सिर्फ प्रचार ही हुआ है अब तक। शायद नीतीश जी वहां दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनको कुछ दिखाई पड़ जाएगा तो पता नहीं वहां से भी पत्ता कट जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ थे तब जो है से पूरे देश के विकास की बात करते थे, चर्चा करते थे कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, मोदी से लड़ने में किसी की हिम्मत नहीं है, कोई लड़ भी सकता है। और देश को उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आज देश का कहां क्या स्थितियां बनी है। पूरे देश दुनिया के स्तर पर भारत का परचम लहरा रहा है, किस प्रकार से हमारा देश मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है, हमारी देश की सीमाएं किस प्रकार से सुरक्षित हुई है, और पूरे दुनिया के अंदर में हमारे देश का डंका बज रहा है। कभी अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को आने से रोकता था, कभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को महिला प्रधानमंत्री कहता था। आज किसी की हिमाकत नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कोई एक विषय बोल सके, और पूरे दुनिया के सभी देश आज हमारे प्रधानमंत्री के कायल है। हम पूरे दुनिया के स्तर पर नेतृत्व करने के लिए आतुर हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से सपना देखा था इस देश को सशक्त मजबूत बनाने का, वो सपना साकार हो रहा है। और विश्व गुरु का सपना था, वो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो भी सपना साकार हो रहा है। आज की देश, आपको पता चल गया कि अभी जो है कोरोना का काल आया था, उस कोरोना के काल में किस प्रकार से, इसके पहले भी कई ऐसे जो ऐसे देश के ऊपर संकट आए थे, और कई ऐसी जो इस प्रकार के आए थे जिसमें हम अपने आप को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज स्वयं हम अपने आप को वैक्सीन बनाने का काम किए, हम दूसरे देश पर निर्भर नहीं हुए, हम आत्मनिर्भर बने, और केवल अपने देश को ही सुरक्षित करने का काम नहीं किए, हम दूसरे देशों को मदद किए। मयंक सिन्हा जी इस वक्त मेरे साथ वो भी कनेक्टेड है। मयंक सिन्हा जी अपनी बात रखिए जी। कोरोना का टीका हमने देने का काम किया है। मयंक सिन्हा जी देखिए जो ऐसे आज हमारे देश का हो रहा है, अरे सुनिए ना, कितना बखान कीजिएगा, झूठा कितना बखान कीजिएगा। कभी कभी तो सच बोल लीजिए, कभी कभी बात को एडॉप्ट भी कर लीजिए, कितना झूठ बोलिएगा। पहले आप देखिए 2014 में तब तक सच्चाई बोलते थे, और अब जहां गए वहां तो झूठ का ही खेती होता है, आज हो के गया अलावा कुछ होता नहीं। आपको झूठे बोलना पड़ेगा, वहां रहना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं रहिएगा तो वहां कभी सही बात, आप जहाँ है वहाँ तो झूठ बोलबे कर रहे हैं, जहाँ आप है वहाँ झूठ बोल रहे हैं। आपको झूठ बोलना ही है, उसी झूठ पर जो है तो वहाँ टिके हुए रहिएगा, और नहीं तो टिकने नहीं दिया जाएगा। पहले झूठे लोगों के साथ गए तो झूठ आपको भी बोलना है। दिखा के महंगाई से निजात दिखाकर सपना जो है वो आप देश में आए,
और महंगाई के समुद्र में आपने देशवासियों को ढकेल दिया। आपको पता नहीं है, हमें लगता है मुद्दे से भटक रही है मयंक सिन्हा जी। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलेगा। मयंक सिन्हा जी, सवाल मेरा सीधा आपसे है, ठीक है। 20 किलो आटा 2,000 में बिक रहा है, ये पता है कि नहीं? मंत्रालय में 1,30,000 पद खाली है। हमारे देश के अंदर में भी जो है गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ये पता है? मेरी बात तो सुन लीजिए मयंक सिन्हा जी, प्रेम रंजन पटेल जी, मयंक सिन्हा जी, प्रेम रंजन पटेल जी, मयंक सिन्हा जी, आपसे मेरा सवाल है। सवाल यही है कि 2024 का चुनाव है, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी का नाम आगे है। ऐसे में सवाल ये है, और ये सवाल बीजेपी भी उठाती है कि क्या नीतीश कांग्रेस को खुश करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है संघ पर हमला बोलकर? क्या इस वक्त जरूरी है किसने देश को आजादी दिलाई उस पर सवाल करना? तो नीतीश कुमार जी ने बोला भी है माननीय मुख्यमंत्री कि मैं प्रधानमंत्री के देश में। और दूसरी बात, हमको किसी को खुश नहीं करना, हमको खुश करना है तो बिहार की जनता को खुश करना है, बिहार के गरीब लेकिन बीजेपी कह रही है जब तक साथ थे तब तक गुणगान होता था, अब साथ नहीं, तो इस तरीके के बयान हो रहे हैं। पहली बात, प्रेम रंजन पटेल भाई साहब को मैं एक बात बताता हूँ, बड़े भाई सपना प्रधानमंत्री का लेकर गए थे, लेकिन कोई नाम अरे सुनिए ना प्रेम जी, आप भी बतिया सुनिए ना, थोड़ा सा बतिया सुनिए, केवल बकबक करते रहते हैं, बतिया सुनने का क्षमता रखिए, बतिया सुनिए ना। प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है तो जनता ना तय करेगी, आप तय कीजिएगा, आप तय कीजिएगा, जनता ना तय करेगी। अरे जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है सपना अधूरा रहने वाला है। अरे सपना तो नहीं होने वाला, रह जाएगा आपका सपना, तो अधूरा रह जाएगा। नहीं कराया, हाँ, पूरा 2024 हम लोगों ने। अरे आपका क्या योगदान है मुख्यमंत्री बनाने में? बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी ने खुद ही लड़ाई लड़ी अपनी। मुख्यमंत्री जी आप तो पिछला थे, आपको हम लोग जन्म दे दिए, आपको भारतीय जनता पार्टी को आपको जन्म दे दिए, आपका क्या औकात था वहाँ पर? आपका वो कार्यकर्ता नहीं था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रह के आप पिछलग्गू बन के पिछलग्गू अब आगे आप हम लोग को सिखाएगा कि कैसे राजनीति करना है। आप मत सिखाइए, सुनिए पहले बात को। आप अब बहुत बोल दिए, हमारा ही बात सुन लीजिए, ठीक है। पहली बात की जो हम लोग प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला कि हम प्रधानमंत्री के देश में। दूसरी बात कि जो आप ये बात बोल रहे हैं कि हम आपके पिछलग्गू थे, आप माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में अपने आप को खड़ा करने का काम किया। आपकी पार्टी सहयोगी के रूप में थी और आपका सम्मान हम लोगों ने पूरा तरीके से करने का काम किया। आप अगर पीठ में छुरा घोपिएगा तो हम लोग बार बार छुरा घोपाते रहेंगे क्या? है पहले आप लोग अपने बयानबाजी पर कंट्रोल करें क्या? आपके माननीय अध्यक्ष जी बयान देते रहते थे, आप लोगों ने कुछ एक्शन लिया था क्या? चलिए, मेरे पास समय की कमी है प्रेम जी, और इसके साथ ही मयंक सिन्हा जी, प्रोफेसर विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने का। सवाल यही है कि इस वक्त राजनीति में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है लगातार संघ पर हमलावर है। हालांकि बयानबाजियों का दौर है, चलता रहेगा, लगातार इस पर भी हमारी नजर होगी।